हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। दोस्तों, इंडिया जीके की आज हमारी 11वीं क्लास है और आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सीईटी का एग्ज़ाम आ चुका है, अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत लगा के तैयारी कीजिए। और इंडिया जीके की जो आपकी समस्या है वो ये क्लास यदि आप रेगुलर देख रहे हैं तो इंडिया जीके के सवाल है वो आपको आपके लिए एक बूस्टर का काम करेंगे कि आप सीईटी में एक्स्ट्रा स्कोर करने के लिए ये क्लास है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। पहले एक क्लास थी जिसमें मैंने आपको लक्षद्वीप के बारे में बताया था, आज हम अंडमान की बात करेंगे। सवाल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा द्वीप पूछा है अंडमान का। देखिए, जो हमारा भारत है इसके अंदर जो वेस्टर्न घाट है पश्चिमी साइड में, ये इस साइड मैंने आपको बताया था, और एक इस साइड में क्या है, पूर्व घाट। ठीक है। अब यहाँ पे है आपके अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी की साइड में जो छोटे छोटे डॉट्स दिखते हैं आपको, ये तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अरब सागर में जो आपको छोटे छोटे द्वीप दिखते हैं ये क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में मैंने आपको बताया था सारा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था, अंद्रोथ। लक्षद्वीप की राजधानी करवती बताई थी। बहुत सारी चीजें लक्षद्वीप के बारे में हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे अंडमान की बात करेंगे। ठीक है। देखिए, ये जो डॉट्स है इनको यदि जूम कर दें तो ये आ जाएगा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे पहली चीज, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये म्यांमार, देखिए ये है म्यांमार। भारत के म्यांमार की सीमा लगती है, यहाँ पे क्या है, म्यांमार। तो म्यांमार जो देश है यहाँ तक इसकी सीमा है। म्यांमार का ही ये एक पर्वत है अराकान योमा, उसका दक्षिणी विस्तार है। यहाँ पे कोई पर्वत है म्यांमार में और उसका दक्षिणी विस्तार ही क्या है, ये द्वीप है। यदि मैं इनको क्लियर करके आपको दिखाता हूं, देखिए ये है म्यांमार। ठीक है। और म्यांमार में एक पर्वत है जिसका नाम है अराकान योमा। इसका दक्षिणी विस्तार ही क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, ये हमें पूछा है अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो देखिए, अंडमान निकोबार है ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक बोलते हैं अंडमान और एक है निकोबार। ठीक है। जो ऊपर की साइड वाला है इसको बोलते हैं अंडमान, और यहाँ पे है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, जैसे हमने देखा था लक्षद्वीप में कि जो मालदीव था और लक्षद्वीप में एक 8 डिग्री चैनल था, वैसे ही जो अंडमान निकोबार है इसमें ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडमान। और नीचे वाला जो ये पार्ट है, नीचे वाले छोटे द्वीप है, इनको बोलते हैं निकोबार। और पूरे को क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सवाल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो देखिए, 10 डिग्री चैनल द्वारा, सबसे पहला सवाल, 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान और निकोबार दोनों अलग अलग होते हैं, वर्गीकृत किए जाते हैं। एक तो ये बात हो गई, कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। दूसरा, ये हमारा सवाल था सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो द्वीप है ये है मिडिल अंडमान। ये देखिए, ये है मिडिल अंडमान। ठीक है। जो मिडिल अंडमान है, मध्य अंडमान, ये क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। एक बात ये हमने कर ली। ठीक है। तो हमारे सवाल का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके मध्य अंडमान। ठीक है, ये तो हो गया सही उत्तर। अब थोड़े से कुछ और फैक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके अंदर जो नॉर्थ अंडमान है, उत्तरी अंडमान, ये सबसे क्या है, उत्तरतम है, यानी उत्तरतम। ठीक है। ये हो गया सबसे उत्तरतम। एक बात ये हो गई। ठीक है। दूसरा, ये कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, ये है साउथ अंडमान में। ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि भाई पोर्ट ब्लेयर अंडमान की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर ये क्या है, राजधानी। और ये कहाँ पे है, ये है दक्षिणी अंडमान में। ये है दक्षिणी अंडमान में। एक बात ये हो गई। और यहाँ पे एक फेमस जगह और है दक्षिणी अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर पे एक जगह है सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल क्यों फेमस है,
क्योंकि काला पानी की सजा यहाँ पे दी जाती थी। वीर सावरकर जी है, बहुत सारे क्रांतिकारी है, वो यहाँ पे कैद रखे गए थे। तो काला पानी की सजा के लिए सेल्युलर जेल और पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो है साउथ अंडमान में। एक बात ये हो गई। दूसरी, यदि हम बात करें, यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है नारकोंडम। मैंने यहाँ पे ऑप्शन में भी लिखा था, ये है नारकोंडम द्वीप। ये जो नारकोंडम द्वीप है, ये यहाँ पे दो सुसुप्त क्या है, ज्वालामुखी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है अंडमान पे जो सुसुप्त ज्वालामुखी है वो किस द्वीप पे है, उसका सही आंसर होगा नारकोंडम द्वीप। ये बात हो गई सुसुप्त ज्वालामुखी की, ये वाला नारकोंडम। ठीक है, ये है सुसुप्त अवस्था में। अब बात करें, एक द्वीप और है जिसका सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है बैरन द्वीप। ये जो बैरन द्वीप है, ये क्या है, ये है सक्रिय ज्वालामुखी। सवाल पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पे है, उसका आंसर होगा बैरन द्वीप। ठीक है, ये बात हमने कर ली। उसके बाद यदि हम बात करें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो कहाँ पे है, ये है निकोबार। ऊपर वाला अंडमान, नीचे वाला निकोबार। तो अंडमान निकोबार का जो दक्षिणतम बिंदु, ये भी क्या हो गया, ये इंदिरा पॉइंट, और भारत का भी ये हो गया इंदिरा पॉइंट। ये भी कहाँ पे है, यहीं पे है। ठीक है, एक यदि हम बात करें इसकी, तो मैंने पोर्ट ब्लेयर आपको बता ही दिया। ठीक है, अब साउथ अंडमान में कुछ शहीदों के नाम पे द्वीप रखे गए हैं। जैसे पहले था एक रोस आइलैंड जिसका नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद एक था हेवलॉक इसी साउथ अंडमान के पास, उसका हो गया अब स्वराज द्वीप। ठीक है, एक था नेल आइलैंड, नेल द्वीप, जिसका नाम हो गया शहीद द्वीप। तो ये तीन चीजें हमने ये देख ली। ठीक है, और मैंने नारकोंडम का बता दिया, बैरन का बता दिया। कोको चैनल है यहाँ पे एक, क्या है, कोको चैनल। ये कोको चैनल है वो म्यांमार और अंडमान के बीच में एक रास्ता है, जलमार्ग है, जिसका नाम क्या है, कोको चैनल। ठीक है, और हमने बहुत मतलब ये लगभग हमने बात कर ली। ठीक है, अब मैंने ये उत्तरतम पॉइंट बता दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये दक्षिणतम पॉइंट अपना आ गया। 10 डिग्री चैनल द्वारा ये अलग होते हैं। ठीक है, तो ये हमने इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो बात कर ली। एक यहाँ पे फैक्ट बता दूं आपको, एक यहाँ पे है सैंडल पीक, जो एक पर्वत है सैंडल पीक, और ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है। ठीक है, यहाँ पे एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है, और सैंडल पीक यहाँ की क्या है, सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी। तो ये हमने अंडमान की पूरी बात कर ली। सवाल यहाँ से बन सकता है, लक्षद्वीप की हमने पहले कर ली थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, मध्य अंडमान। ठीक है, अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, एक तो द्वीप होते हैं जो ओशियन में होते हैं, जैसे अपने अरब सागर में कौन से हैं, जैसे लक्षद्वीप समूह है। उसके अलावा बंगाल की खाड़ी में हम अंडमान वगैरह देखते हैं, ये सारे क्या ओशियनिक आइलैंड है, जैसे ये समुद्र में होते हैं। एक है नदीय द्वीप, कि ऐसी कोई नदी है जिसके बीच में भी द्वीप है, और वो विश्व का सबसे बड़ा है, और वो भारत में स्थित है। उसका नाम क्या है, वो किस राज्य में है, नाम है माजुली, और राज्य है असम। असम के अंदर है नदी एक ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है माजुली, असम राज्य में स्थित है। और जो माजुली द्वीप है, इसको 2016 में नदीय द्वीपीय जिला घोषित कर दिया गया। ठीक है, यानी ये जिला है, इतनी यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, अराउंड 20,000 के लगभग यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है इस द्वीप पे। तो क्यों ना इसकी फोटो देखी जाए। देखिए, ये है असम, असम राज्य का एक मैप है, टूरिज्म मैप है असम का, वहां से लिया है मैंने। तो इसके अंदर ये ब्रह्मपुत्र बह रही है। ब्रह्मपुत्र का मैंने बताया था आपको, देखिए ब्रह्मपुत्र आती है ऊपर से, कहाँ से, तिब्बत से। सांगपो रिवर आती है, मैंने आपको बताया था। सांगपो फिर आके अरुणाचल में दिबांग, दिहांग, वो सारी चीजें चर्चा करी थी।
फिर असम में ये एंटर होती है, ये असम से बहती हुई फिर बांग्लादेश में आगे जाती है। तो असम में ये आसाम है, ठीक है, इसमें पड़ता है माजुली द्वीप, यहाँ पे है माजुली। और ये देखिए आप, ये द्वीप है, मतलब इतना बड़ा द्वीप है, यहाँ पे एक गांव जैसा लगता है, और इसको 2016 में जिला घोषित कर दिया गया, द्वीपीय जिला। अगला सवाल, भारत का शीर्ष अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? अभ्रक, जिसको हम माइका बोलते हैं, ठीक है, हमारे सिलेबस में अभ्रक भी है। तो अभ्रक का जो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, वो राज्य कौन सा है, ये पूछा है। अभ्रक का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अभ्रक है, इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम। अभ्रक को बोलते हैं माइका। तो जो अभ्रक है ये 3 टाइप की होती है, एक होती है मस्कोवाइट, एक होती है फ्लोगोवाइट, और एक होती है आपके मस्कोवाइट हो गया, फ्लोगोवाइट, एक बायोवाइट, बायोवाइट। ये 3 टाइप की होती है। मस्कोवाइट को हम रूबी या श्वेत भी बोलते हैं, यानी वाइट, और इसको बोलते हैं पीत, पीले रंग की, और एक होती है ये श्याम रंग की, ठीक है। ये 3 तो किस में हो गई, अभ्रक की, ठीक है। दूसरा ये कि जो अभ्रक है वो भारत में सर्वाधिक, यदि बात करूं मैं, सर्वाधिक उत्पादन या फिर आपके भंडारण, इन दोनों दृष्टि से कौन सा राज्य है शीर्ष पे, वो है आंध्र प्रदेश। ये जो आंध्र है, ये दोनों मामलों में क्या है, सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पे होता है। भंडारण की दृष्टि पे देखें तो राजस्थान हमारा 2nd नंबर पे है भंडारण में, ठीक है। राजस्थान क्या है, 2nd नंबर पे है। अभ्रक की किस्में बता दी, ठीक है। ये अभ्रक अयस्क है, इसकी 3 किस्में हैं। सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में 2 खाने हैं, 2 प्रमुख खनन क्षेत्र है, नेल्लोर, एक का नाम है खम्मम। खम्मम और नेल्लोर जो 2 मुख्य खनन क्षेत्र है, प्रमुख खनन क्षेत्र हैं जो अभ्रक के हैं। ये हमने बात करी अभ्रक के बारे में। राजस्थान में आप जानते ही हो, उदयपुर, भीलवाड़ा, और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कौन सी जगह है अभ्रक की, ठीक है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला सवाल, स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात का कारखाना है, यानी एक बार पहले हमने सवाल में बात करी थी, जिनमें मैंने आपको बताया था 1955 में 3 मुख्य इस्पात के कारखाने स्थापित हुए थे, उसके बाद एक 1964 में हुआ था। यहाँ पूछा है स्वतंत्रता पूर्व 47 से पहले लोहा इस्पात कारखाना कौन सा है, वो हमें हमसे पूछा है। देखिए इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। ये तीनों कब स्थापित होते हैं, 1955 में। तो ये तीनों आजादी के बाद स्थापित होते हैं लोहा इस्पात के कारखाने। तो इसका राइट आंसर होगा बर्नपुर। ये जो बर्नपुर है ये कब स्थापित हुआ था, ये आपके स्थापित हुआ था 1900, ये अराउंड हुआ था 1933 या 37 के अराउंड, मेरे को डेट इसकी मैं याद नहीं कर पा रहा। बर्नपुर आपके 1937 में हुआ था, ठीक है। और बर्नपुर कहाँ पे है, ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में बर्नपुर 1937 में स्थापित हुआ था, जो लौह इस्पात का आजादी से पहले का कारखाना था। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ये तीनों बनते हैं 1955 में। और एक इंपॉर्टेंट और है जिसका नाम है आपके बोकारो। बोकारो कब स्थापना होती है, बोकारो की 1964 में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। 1964 में बनता है बोकारो, सोवियत संघ की सहायता से। इसमें सोवियत संघ का सहयोग रहा। यदि बात करें दुर्गापुर की, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला तीनों बनते हैं 1955 में। राउरकेला बनता है जर्मनी के सहयोग से, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। भिलाई आपके स्थापित होता है सोवियत संघ के सहयोग से। और यदि बात करें दुर्गापुर की, तो दुर्गापुर स्थापित होता है ब्रिटेन के सहयोग से। बहुत बार एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं। याद करने का तरीका, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर 55 में स्थापित होते हैं, जर्मनी, सोवियत संघ और आपके ब्रिटेन। बोकारो 1964 में होता है सोवियत संघ के सहयोग से। बर्नपुर आजादी से पहले का है, जो 1937 में बना वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अगला सवाल,
भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? ठीक है, सबसे लंबा क्या पूछा है? एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे अभी नितिन गडकरी जी की एक दूरदर्शी सोच है, जिसके तहत भारत में क्या है, एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत का जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उस पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यदि आप देखते हो भारत में, भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसके लिए लॉजिस्टिक नीति भी सरकार लेके आई है, और लॉजिस्टिक नीति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेसवे। जिस दिल्ली से मुंबई की दूरी 24 घंटे का सफर हुआ करता था, आज एक्सप्रेसवे बन रहा है, लगभग काम वो पूरा हो चुका है, 12 घंटे मतलब आधी दूरी हो जाएगी। फिर जो ट्रक है, हमारे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है, वो क्या है, अच्छे से रन कर सकेंगे, और जो टाइम है, कॉस्ट है, वो सारी क्या है, बच जाएगी। तो एक्सप्रेसवे है, उसमें क्या होता है, एक्सप्रेसवे मतलब सामान्य, मतलब मल्टी वो लेन वाले होते हैं, मतलब बहु लेन वाले होते हैं, ज्यादा 4 5 6 लेन तक के एक्सप्रेसवे होते हैं। सबसे बड़ा भारत में है वो है आपके दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। यदि आपने देखा होगा कभी गए हो दिल्ली या इधर दौसा में कुछ पार्ट है, तो वहां पे हमारे आपको देखने को मिलता है, बहुत अच्छी रोड है, कभी आप देखने जाइए। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस है, ये लगभग 1450 किलोमीटर लंबा होगा दिल्ली से और मुंबई के बीच में। ठीक है, और ये राजस्थान में अपने 370 किलोमीटर का लंबा है, राजस्थान में। भारत में यदि बात करें तो भारत के 6 राज्यों को कवर करेगा, ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, भारत के 6 राज्यों को कवर करेगा। ये स्टार्ट होगा दिल्ली एनसीआर से, ठीक है, उसके बाद आपके हरियाणा, उसके बाद आपके राजस्थान, एक एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा गुजरात में है ये एक्सप्रेसवे, और उसके बाद राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है। राजस्थान में 373 किलोमीटर का है दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। ठीक है, अगला सवाल, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, फिर उसका पद नाम चेंज करके भारत का वायसराय कर दिया गया। ये इसका आंसर हम देखने वाले हैं। देखिए, इसका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम ये 1858। और इसका एक ये मान लीजिए फैक्ट भी है, और इसका कुछ रीजन भी है करने के पीछे। 1858 की डेट है, और 1857 में क्या होता है, क्रांति होती है। ठीक है, भारत में पहली क्रांति इसको मानी जाती है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष होता है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ कि जो महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने क्या किया, वो जो भारत का शासन है वो कंपनी से लेके अपने अंडर में कर लिया पूरा, इस अधिनियम में 1858 वाले में। दूसरा क्या हुआ कि जो आपके गवर्नर जनरल था, इसका पदनाम चेंज करके भारत का वायसराय कर दिया गया 1858 के अधिनियम में। भारत का पहला वायसराय कौन था, यदि बात करें हम, वायसराय फर्स्ट, वो था कैनिंग। क्या नाम था, कैनिंग। और ये कैनिंग क्या 1857 की क्रांति के वक्त क्या था, गवर्नर जनरल था, फिर पदनाम चेंज किया, तो भारत का फर्स्ट वायसराय कौन हुआ, कैनिंग। ठीक है, बाकी ये अधिनियम दे रखे हैं, पॉलिटी के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट होते हैं अधिनियम, पर कुछ ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, उस वजह से क्या ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ, एक तो ये हुआ कि जो चाय और चीन के साथ जो व्यापार था कंपनी का, वो प्रतिबंधित कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। ठीक है, और भारत परिषद अधिनियम है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला सवाल हम देखते हैं, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? आध्यात्मिक पिता यानी राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? अच्छा सवाल है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र जी बोस। सुभाष चंद्र जी बोस है, इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनका आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी। विवेकानंद जी की हम बात करते हैं थोड़ी सी। स्वामी विवेकानंद जी अपने सिलेबस में है चैप्टर धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, वहां पे इनकी चर्चा करना जरूरी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले
तो इनका बचपन का नाम कई बार पूछते हैं। बचपन का नाम क्या था इनके? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। इनको स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया? जो खेतड़ी के महाराजा थे उनके सुझाव पे इन्होंने नाम रखा स्वामी विवेकानंद। ठीक है। और इन्होंने स्थापना किसकी करी? ये इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब करी? 1893 में। ठीक है। उसके अलावा यदि हम बात करें, ये गए 1893 में। ये डेट एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, मेरे कंफ्यूजन है रामकृष्ण जो मिशन है उसकी। 1893 में ये गए शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लेने। कई बार सवाल पूछते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने कब गए? तो राइट आंसर होगा 1893 में। और 1893 में ये स्थापना करते हैं न्यूयॉर्क में वेदांत कॉलेज की। इंपॉर्टेंट है, इन्होंने न्यूयॉर्क में क्या करी? वेदांत कॉलेज की स्थापना करी 1893 में। उसके अलावा यदि हम बात करें, इनकी 3 फेमस बुक है पुस्तकें, कई बार पूछते हैं पुस्तकों के नाम, वो कौन कौन सी है? एक है राजयोग, राजयोग। एक है कर्मयोग और एक है वेदांत। ये 3 इनकी फेमस बुक है, राजयोग, कर्मयोग, वेदांत। ठीक है। और 2 इनके इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है, उनके बारे में भी देख लेते हैं। न्यूज़पेपर, ठीक है, 2 है इनके न्यूज़पेपर। एक है उद्बोधन, ठीक है, और एक का नाम है प्रबुद्ध भारत। ये इनके 2 क्या है? इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र। पुस्तक है राजयोग, कर्मयोग, वेदांत। 1893 में शिकागो गए। 1893 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। रामकृष्ण जी के क्या थे? रामकृष्ण जो परमहंस है उनके गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु। तो रामकृष्ण मिशन इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बाद बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। और सुभाष चंद्र जी बोस ने इनको राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आधुनिक वो आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी। ठीक है। अगला सवाल, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है। तो प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष है उनका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 में अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उसकी ये अध्यक्ष चुनी गई थी 1925 में। ठीक है। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में है। इसका मतलब कि कांग्रेस की यदि ये पूछें कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। यदि सवाल आ जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी, जो कांग्रेस के 1917 में अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें ये अध्यक्ष बनी। ठीक है। कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट 1917 में। सवाल आ सकता है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने नील बागान के मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? अच्छा सवाल है कि गांधी जी को नील आंदोलन जो हो रहा था किसानों के लिए, 3 कटिया पद्धति थी, उसमें गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा हम उससे पहले चर्चा करते हैं। गांधी जी, देखिए, गांधी जी अफ्रीका से लौटते हैं 1915 में। 1915 में गांधी जी लौटते हैं अफ्रीका से। ठीक है। अब अफ्रीका से जब गांधी जी 1915 में लौटे, उसके बाद इन्होंने सबसे पहले इस आंदोलन से ही अपनी जो स्वाधीनता संघर्ष है, या मान लीजिए अपने जीवन का जो राजनीतिक संघर्ष है, वो स्टार्ट किया। आंदोलन के रूप में इन्होंने संघर्ष स्टार्ट किया गांधी जी ने। 1917 में ये आंदोलन होता है जिसको हम चंपारण सत्याग्रह बोलते हैं। चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। चंपारण एक जगह है, कहाँ पे? बिहार में। अब बिहार में क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक
तीन कठिया पद्धति लेके आए। इसका नाम क्या है? तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया पद्धति में क्या होता था कि जो किसान है उनको 3/20 जो हिस्सा है उस पे नील की खेती करना इन पे बाध्यता थी कि आप नील की खेती इतने हिस्से पे करेंगे ही। तो राजकुमार जी शुक्ल है, इन्होंने क्या है गांधी जी का ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले राजकुमार जी शुक्ल है, इन्होंने गांधी जी को बताया कि ऐसा कुछ वहां पे विद्रोह है, आंदोलन चल रहा है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो किसान है उनका शोषण किया जा रहा है। तो गांधी जी गए इस आंदोलन में और बाकायदा यहाँ पे जीत हुई किसानों की। गांधी जी के आगे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मांग मानी। ठीक है, तो ये था नील आंदोलन। अगला, निम्न में से किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, अगस्त क्रांति के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है? देखिए होता क्या है, अगस्त आंदोलन के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं, हिस्ट्री है उसको समझिए कि जब क्रिप्स मिशन वापस लौट गया था, ठीक है, 1942 की लगभग की बात कर रहे हैं हम, तो 1942 में क्या हुआ? 1942 में वर्धा में कांग्रेस का एक मतलब कांग्रेस कमेटी की एक सभा चल रही थी। कांग्रेस थी पहले संस्था, अब गांधी जी वहां पे उस सभा में थे वर्धा में, और वहां पे एक संकल्प पास किया गया कि अब तो अंग्रेज है वो ज्यादा ही अत्याचार करने लग गए और अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे क्या है कि आंदोलन है उसको एक मतलब बूस्ट होए, आंदोलन लोगों को ऐसे लगे कि आंदोलन इसी को बोला जाता है। तो गांधी जी ने सहमति दी, और गांधी जी की सहमति का मतलब आप समझते हो कि आंदोलन होने वाला है, बहुत बड़ा आंदोलन। अब गांधी जी ने क्या हुआ, गांधी जी ने यहाँ पे सहमति दी और स्टार्ट हुआ 1 अगस्त को। सबसे पहले तो मनाया गया आपके तिलक दिवस। तिलक दिवस मनाया गया 1 अगस्त को, कब? 1942 में। ठीक है, और स्टार्ट हो गया आपके भारत छोड़ो आंदोलन। भाई अंग्रेजों को बोले कि अब तो भारत छोड़ो, आप बहुत दिन हो गए आपको हमारा शोषण करते हुए। तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। अगस्त क्रांति किसको बोलते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन को, 1942। अब देखिए इसकी थोड़ी सी और कुछ इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, 1 अगस्त को क्या है 1942 को ये आंदोलन स्टार्ट, मतलब तिलक दिवस से ये स्टार्ट हो गया मान लीजिए। अब गांधी जी है, उन्होंने एक प्रसिद्ध भाषण दिया और गांधी जी ने ऐसे शब्द बोले कि जो देश के लोग हैं उन्होंने एक अलग ही क्रांति का संचार हो गया। गांधी जी बोले कि मैं आपको कुछ शब्द बता रहा हूं, वो शब्द आप अपने हृदय में बिठा लीजिए, और उस शब्द को आप हृदय में बिठा लेना, उसके बाद उस शब्द के लिए आप में इतना मोटिवेशन आ जाएगा कि आप बता नहीं सकते। और वो शब्द क्या था? उस शब्द का नाम था करो या मरो। अब देखिए आप भी करो या मरो की जो गांधी जी का भाषण है, गांधी जी के जो कोट है उनको फॉलो कीजिए। जो भी वैकेंसी आए, अब आरएस की आने वाली है, सीटी की आ रही है, तो आप करो या मरो की, या तो मुझे आर या पार, मैं इतना जी जान से पढ़ूंगा। वैसे ही क्या गांधी जी ने जैसे ही ये वो दिया आपके कोट दिया कि करो या मरो, लोग खासकर जिसमें विद्यार्थी है, मजदूर है और युवा, वो कूद पड़े। और ये मान लीजिए कि ये आजादी की एक महान लड़ाई थी। इसको आजादी का जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसको आजादी की अंतिम महान संघर्ष भी बोला जाता है, और इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और 9 अगस्त 1942 को एक ऑपरेशन चला, ऑपरेशन जीरो आवर, इसी आंदोलन के तहत। उसका नाम था, आपसे सवाल आ जाए कि ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? जीरो आर का संबंध भी किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से। 9 अगस्त 1942 को बहुत सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें गांधी जी और सरोजनी नायडू है, इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर गांधी जी को आगा खां पैलेस एक जगह है, वहां पे गिरफ्तार करके कैद करके रखा जाता है, और गांधी जी वहां पे 21 दिन का क्या है आमरण अनशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आजादी के लिए 1942 में एक महान लड़ाई लड़ी गई थी। अगला सवाल, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एट एमपी, इकोनॉमिक्स का सवाल है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किस पे है? ये है बाजार कीमत पे। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब पूछा है
बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, किस पे? ये भी बाजार कीमत पे है। इनके बीच का अंतर पूछा है हमसे, ठीक है। पहला है अनुदान, फिर अप्रत्यक्ष कर, फिर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय और हस्तांतरण भुगतान। देखिए नेशनल इनकम की क्लास प्लेलिस्ट पे है, यदि आपको डिटेल से पढ़ना है आरएस के लिए, सीईटी के लिए, एसआई के लिए, तो आप वहां पे क्लास वो देख सकते हैं। जीडीपी यहाँ पे पूछा है, जीडीपी और जीएनपी के मध्य देखिए एमपी एमपी सेम है, अलग क्या है? जी भी है, जी भी है, पी भी है, पी भी है, अलग है डी और एन। डी और एन किससे रिलेट करते हैं वो मैंने आपको बताया था कि बीच वाला डी है, इसका मतलब होता है डोमेस्टिक, जिसको मैंने बताया घरेलू, ठीक है। और नीचे वाला जो एन है ये होता है नेशनल। हमसे ये पूछा है, सीधा सा सिंपल सा आपको बता दूं, जीडीपी में तो क्या है कि उत्पादन किसने किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उत्पादन कहाँ हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। यानी भारत में चाहे कोई ब्रिटेन का आदमी करे, चाहे अफ्रीका का करे, चाहे भारत का करे, भारत में उत्पादन यदि हो रहा है वो जीडीपी में जाएगा। और यहाँ पे नेशनल बीच में क्या है? नेशनल। यानी अब हम वो हमसे ये सवाल पूछा जाएगा कि ये उत्पादन आखिर किया किसने है। जीडीपी में तो यह है कि उत्पादन होना चाहिए, किसी ने भी किया हो। नेशनल में हम पूछेंगे कि किसने उत्पादन किया है। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, भारत के लोगों द्वारा उत्पादन है या नहीं। तो दोनों में अंतर किस चीज का होगा? देखिए ग्रोस और ग्रोस सेम है। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए हम क्या करते हैं, जो विदेशों से शुद्ध साधन आय के रूप में हमें जो आय प्राप्त होती है, यानी भारत में जो विदेशी साधन है वो अपनी इनकम है वो ले जाएंगे बाहर, और भारत के जो साधन है वो विदेशों में लगे हुए हैं वो भारत में पैसा लेके आएंगे। उनके बीच का अंतर होता है उसको हम जोड़ते हैं, और यही क्या है? अंतर है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का अंतर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज की नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्योग में निवेश की अधिकतम सीमा है। माइक्रो के लिए अधिकतम सीमा पूछी है, इसका राइट आंसर होगा 1 करोड़ रुपए, ठीक है। 1 करोड़ रुपए क्या है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से अंतरिम बजट के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। अंतरिम बजट यानी इंटरिम बजट, उसके बारे में सत्य कथन पूछा है, वो सत्य कथन नहीं है। अंतरिम बजट सामान्य तौर पर चुनावी वर्ष के दौरान लाया जाता है, बिल्कुल सही है। चुनावी वर्ष होता है उस टाइम पे क्या है? इंटरिम बजट लाया जाता है। अंतरिम बजट मतलब कि कुछ टाइम के लिए एक बजट लाया जाता है, पूर्ण बजट नहीं बोलते इसको। ये एक मतलब मान लीजिए कि चुनाव होने हैं उसी साल, जब मतलब जिस साल चुनाव होने हैं, अब बजट क्या है, पूर्ण रूप से बजट नहीं लाया जाता कि भाई सरकार चेंज ना हो जाए, तो इसलिए ये क्या है कि चुनावी वर्ष पे सामान्य तौर पे लाया जाता है। जरूरी नहीं है कि चुनावी वर्ष के दौरान ही लाए, वैसे भी ला सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद है, यह तब वैध होता है जब नई सरकार अपना बजट प्रस्तुत न कर दे, ठीक है भाई। यह तब तक वैध होता है जब तक नई सरकार अपना बजट प्रस्तुत ना कर दे, ये भी सही बात है। चाहे सरकार सेम रहे, चाहे नई सरकार कोई भी आए, जब तक नया बजट नहीं लाती तब तक ये वैध माना जाता है। उसके बाद है, अंतरिम बजट एक नियमित प्रक्रिया है। नहीं भाई, नियमित प्रक्रिया नहीं है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य कथन नहीं है, यही हो जाएगा सत्य कथन नहीं है, क्योंकि अंतरिम बजट एक नियमित प्रक्रिया नहीं है, ये कुछ विशेष परिस्थितियों में लाया जाता है। इसका संबंध बजट के आय व्यय दोनों से, आय व्यय दोनों पक्ष होते हैं एक बजट में। बजट में क्या होता है? आय और व्यय दोनों की गणना की जाती है, ठीक है। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गैर बैंकिंग, ये हो गया अपना 13, ये 14 नंबर का है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसीज की बात हो रही है, नॉन बैंकिंग कंपनीज, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज नियंत्रित होती है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है? एनबीएफसी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? एनबीएफसी का मतलब कि ऐसी कंपनियां जो बैंक की तरह होती है, पर बैंक मतलब बैंक की तरह नहीं होती, पर बैंक की तरह कार्य करती है, ठीक है। ऐसी कंपनियां जैसे छोटे छोटे एनबीएफसी के आपने नाम भी सुने होंगे, ठीक है। पीछे पेमेंट बैंक था, पेटीएम पेमेंट बैंक, इसके बारे में भी आई थी गाइडलाइन। तो ये जो एनबीएफसी है ये किसके द्वारा वो होती है? सबसे पहले तो इनका जो इनकॉर्पोरेशन होता है, रजिस्ट्रेशन, वो तो होता है कंपनी अधिनियम के तहत, क्योंकि ये कंपनीज अधिनियम के तहत, कंपनीज एक्ट के तहत ये कंपनीज बनी होती है।
पर इनका जो नियंत्रण है वो करती है आरबीआई। जो भी गाइडलाइन होती है वो आरबीआई द्वारा जारी होती है, न कि कंपनी अधिनियम या वित्त मंत्रालय या सेबी के द्वारा। अब क्या होता है, जैसे ये सवाल तो आ गया, पर इसमें थोड़ा सा टेक्निकल आपको बता दूं। एनबीएफसीज का मतलब होता है कि ऐसी जो बैंक इंस्टीट्यूशन की तरह लगती है, पर वो बैंक नहीं होते। आरबीआई द्वारा इनको बैंक का लाइसेंस नहीं दिया जाता, ठीक है। दूसरा ये कि ये क्या है, जमाए स्वीकार नहीं करते, लोन देते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो गाइडलाइन इनकी है। दूसरा ये कि ये जिस एरिया में काम कर रही है उसके हिसाब से इनकी जो अथॉरिटी है, नियामक संस्थाएं हैं, वो स्थापित की गई है। जैसे कोई एनबीएफसी शेयर से रिलेटेड काम कर रही है तो सेबी द्वारा कुछ उसको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। यदि कोई एनबीएफसी बीमा कंपनियों में काम कर रही है तो जो बीमा नियम नियम वो है, आपकी अथॉरिटी है, वो इसका करेगी। यदि कोई एनबीएफसी जो हाउसिंग लोन वगैरह दे रही है तो एनएचबी जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड है वो इसमें अथॉरिटी मानी जाएगी। तो अभी इसका आंसर क्या होगा, आरबीआई, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, हमसे पूछा है इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब जिस पे कर लगा है उसी को कर का भुगतान करना पड़ेगा, यानी करापात और कराघात दो वर्ड आते हैं। करापात और कराघात दोनों एक व्यक्ति पे ही होंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में दोनों अलग अलग बिंदु पे होते हैं। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स मतलब हम देख के आते हैं जीएसटी। अब जीएसटी है वो किस पे लगाया जाता है, वस्तु पे जो बेच रहा है, पर भुगतान हम करते हैं। और जमा कौन करवाता है, दुकानदार, केंद्र सरकार के पास। आयकर हम पे ही लगाया जाता है और हम ही भुगतान करते हैं। अप्रत्यक्ष कर का हस्तांतरण किया जा सकता है, पर प्रत्यक्ष कर आयकर का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। मेरी आय पे टैक्स लगा, कोई और क्यों देगा उस टैक्स को, पर अप्रत्यक्ष कर का हस्तांतरण हो सकता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। मनोरंजन कर क्या है, ये है आपके अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों, क्योंकि मनोरंजन कर है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। अब ये जीएसटी में शामिल हो गया, तो जीएसटी में शामिल हो गया तो ये अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद है पेशेवर कर। पेशेवर कर है, ये होता है डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर होता है भाई ये। और ये प्रोफेशनल टैक्स इसको बोलते हैं। राइट आंसर यही हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर, पेशेवर कर। पेशेवर कर, पेशेवर जो व्यक्ति होते हैं उन पे लगाया जाता है। अधिकतम इसकी जो लिमिट है वो है 2500 रुपए। पर राजस्थान में ऐसा कर नहीं लगाया जाता। जैसे आप इंडस्ट्रियल एरियाज देखते हैं बड़े बड़े, जैसे आपके मुंबई है, गुजरात है, वहां पे ये, महाराष्ट्र है, वहां पे ये कर लगाया जाता है। मैक्सिमम लिमिट होती है इसकी 2500 रुपए। पर राजस्थान में ऐसा कर नहीं लगाया जाता। विक्रय कर, सेल टैक्स जिसको बोलते हैं, यानी राजस्थान में कोई वस्तु बिक रही है तो उस पे सेल टैक्स लगाते हैं। और अब सेल टैक्स किस में आ गया, वस्तु और सेवा कर, जीएसटी में, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद विलासिता कर, ये भी राज्य सरकार लेती है, ये भी क्या है आपके इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर है ये। तो पेशेवर कर क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला सवाल है मुद्रास्फीति का, ठीक है। मुद्रास्फीति के समय, अब मुद्रास्फीति क्या होती है, सिंपल वर्ड में बता देता हूं, ज्यादा आप इसमें उलझोगे। मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि ये पेन मेरे को पहले मिलता था 10 रुपए में एक पेन, ठीक है। 10 रुपए में कितने पेन मिलते थे, मान लीजिए कि 10 रुपए में मेरे को एक पेन मिल रहा है। अब इस पेन की कीमत बढ़ गई, ठीक है, 20 रुपए कीमत हो गई। तो 20 रुपए कीमत होने से क्या है, वस्तु का मूल्य क्या बढ़ गया। अब इसमें ऑप्शन देख लो, सीधे ही आपको पता चल जाएगा। मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ता है। वस्तु का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य बढ़ता है या कम होता है। पहले 10 रुपए में एक पेन आ रहा है, अब मूल्य 20 रुपए हो गया, ठीक है। उसके बाद मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रा का मूल्य तो गिरता है, पहले 10 रुपए में एक पेन आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही कीमत बढ़ी इस पेन की, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी मुद्रा की। तो मुद्रा का मूल्य क्या है, वो गिरेगा और वस्तुओं का मूल्य क्या है, बढ़ेगा। ये हमारे आज के टोटल सवाल हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ जो कमेंट है उसमें अपनी राय ज़रूर दीजिए
और तैयारी है वो अच्छे से जारी रखिए। धन्यवाद।